हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोग झारखंड के जलप्रपात तक के चीज़ों को रिवाइज कर पाए थे, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड के भूगोल वाला सेक्शन को ख़त्म कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और हम लोग लगभग झारखंड सीजीएल में झारखंड के सिलेबस को 15 वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं आज के इस दूसरा वीडियो को। देखिए, आज हम लोग झारखंड के गर्म जलकुंड से वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है, हजारीबाग जिले में स्थित है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड, जिसे सूर्य कुंड कहा गया है, कौन से जिले में स्थित है? तो हजारीबाग जिले में। झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है, हजारीबाग जिले में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, तेतुलिया गर्म जलकुंड धनबाद जिले में स्थित है। तेतुलिया गर्म जलकुंड धनबाद जिले में स्थित है। तेतुलिया गर्म जलकुंड धनबाद जिले में स्थित है। तातापानी गर्म जलकुंड लातेहार जिला में स्थित है। तातापानी गर्म जलकुंड लातेहार जिला में स्थित है। तातापानी गर्म जलकुंड जो है वह लातेहार जिला में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, दुआरी गर्म जलकुंड चतरा जिले में स्थित है। दुआरी गर्म जलकुंड चतरा जिले में स्थित है। दुआरी गर्म जलकुंड चतरा जिले में स्थित है, ठीक है। आगे है कावा गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में स्थित है। कावा गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? तो हजारीबाग। देखिए, झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड जो है वह है सूर्यकुंड। सूर्यकुंड हजारीबाग जिले में स्थित है। तेतुलिया गर्म जलकुंड धनबाद जिला में है और तातापानी गर्म जलकुंड लातेहार में है। दुआरी गर्म जलकुंड चतरा में है और कावा गर्म जलकुंड जो है वो हजारीबाग जिला में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हरहद टाइगर चरक खुद्र गर्म जलकुंड हजारीबाग जिला में स्थित है। हरहद टाइगर एवं चरक खुद्र गर्म जलकुंड हजारीबाग जिला में स्थित है। हरहद टाइगर चरक खुद्र गर्म जलकुंड हजारीबाग जिला में स्थित है। आगे देखिए, आगे है लाडला उदह शिवपुर और बारहमसिया गर्म सोता पाकुड़ जिला में स्थित है। लाडला उदह शिवपुर और बारहमसिया गर्म सोता पाकुड़ जिले में स्थित है। लाडला उदह शिवपुर एवं बारहमसिया गर्म सोता पाकुड़ जिला में स्थित है, ठीक है। बारह झरना रानी बहल झरिया पानी नूनबिल तताप पानी और भूमका गर्म सोता दुमका में स्थित है। बारह झरना रानी बहल झरिया पानी नूनबिल और तपात पानी, ये सब जो है, और भूमका ये और सोता, ठीक है, गर्म सोता सॉरी, ये जो है कहाँ है? तो दुमका में है। बारह झरना रानी बहल झरिया पानी नूनबिल तपात पानी, ये सब जो है वो कहाँ है? और भूमका, ये सब दुमका में है। बारह झरना रानी बहल झरिया पानी नूनबिल तपात पानी और भूमका जो है वो दुमका में है, ठीक है। चलिए टेबल से इसको हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक साइड है गर्म जलकुंड, एक साइड जिला है और एक साइड की विशेषता। सूर्य कुंड कहाँ है? हजारीबाग। भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है, 88 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है।
सूर्यकुंड हजारीबाग भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड 88 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका टेम्परेचर है। सूर्यकुंड हजारीबाग भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड 88 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। टाइगर प्रपात हजारीबाग, टाइगर प्रपात हजारीबाग, टाइगर प्रपात हजारीबाग रानी बहल दुमका मयूराक्षी नदी के तट पर, रानी बहल दुमका मयूराक्षी नदी के तट पर, रानी बहल गर्म जलकुंड दुमका जिला में मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। झुमका गर्म जलकुंड दुमका में रानी बहल के पास मोर नदी पर, ठीक है। झुमका दुमका में रानी बहल के पास मोर नदी पर, झुमका दुमका में रानी बहल के पास मोर नदी पर। तपात पानी दुमका झरिया पानी दुमका, ठीक है। तपात पानी दुमका, झरिया पानी दुमका, ततलोई दुमका, ततलोई दुमका। रानी बहल, झुमका, तपात पानी और झरिया पानी और ततलोई ये सब जो है ये दुमका के हैं, ठीक है। दुमका के सब गर्म जलकुंड हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? रानी बहल, झुमका, तपात पानी और झरिया पानी और ततलोई ये सब दुमका के हैं, ठीक है। और एक भूमका भी दुमका के है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है तेतुलिया धनबाद दामोदर नदी के तट पर स्थित है। तेतुलिया धनबाद जो है वह दामोदर नदी के तट पर स्थित है। तेतुलिया गर्म जलकुंड धनबाद जिला में दामोदर नदी के तट पर स्थित है। आगे है 12 गर्म जलकुंड पाकुड़ में है। 12 और शिवपुर सोता पाकुड़ में, 12 और शिवपुर सोता पाकुड़ जिला में है। 12 और शिवपुर सोता ये सब कहाँ है? तो पाकुड़ जिला में है। और आगे है ताता पानी तो लातेहार में है। ताता पानी कहाँ है? तो लातेहार में है। ताता पानी कहाँ है गर्म जलकुंड? तो लातेहार में है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की मिट्टियाँ। देखिए झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड की मुख्य मृदा लाल मिट्टी है। झारखंड की मुख्य मृदा लाल मिट्टी है। झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग छोटा नागपुर क्षेत्र है। झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग छोटा नागपुर क्षेत्र है। झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग छोटा नागपुर क्षेत्र है। झारखंड में अनेक अबरख मूल की लाल मिट्टी हजारीबाग एवं कोडरमा, हजारीबाग एवं कोडरमा क्षेत्रों में पाया जाता है। झारखंड में अबरख मूल की लाल मिट्टी हजारीबाग एवं कोडरमा क्षेत्रों में पाया जाता है। झारखंड में अबरख मूल की लाल मिट्टी हजारीबाग एवं कोडरमा क्षेत्रों में पाया जाता है। झारखंड में काली मिट्टी राजमहल ट्रेप में पाई जाती है। झारखंड में काली मिट्टी राजमहल ट्रेप में पाई जाती है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल ट्रेप में, ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड की मुख्य मृदा लाल मिट्टी है। झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग छोटा नागपुर क्षेत्र है। झारखंड में अबरख मूल की लाल मिट्टी हजारीबाग एवं कोडरमा क्षेत्रों में पाया जाता है। झारखंड में काली मिट्टी राजमहल ट्रेप में पाई जाती है। आगे देखिए, आगे है झारखंड की पहाड़ियों में काली मिट्टी की प्रधानता है। झारखंड की पहाड़ियों में काली मिट्टी की प्रधानता है। झारखंड की पहाड़ियों में क्या है दोस्तों?
तो काली मिट्टी की प्रधानता है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों से बनती है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों से बनती है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों से बनती है। पलामू में पीली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। पलामू में पीली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। पलामू में पीली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। झारखंड में बलुई मिट्टी सर्वाधिक विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है, झारखंड में लेटेराइट मिट्टी के मुख्य क्षेत्र पाट क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र व पूर्वी सिंहभूम है। झारखंड में लेटेराइट मिट्टी के मुख्य क्षेत्र पाट क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र व पूर्वी सिंहभूम है। झारखंड में लेटेराइट मिट्टी का मुख्य क्षेत्र पाट क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र व पूर्वी सिंहभूम है। हजारीबाग तथा कोडरमा के अबरख पट्टी वाले क्षेत्र में अबरख प्रधान मिट्टी पाई जाती है। हजारीबाग और कोडरमा की अबरख पट्टी वाले क्षेत्र में अबरख प्रधान मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। राजमहल की पहाड़ियों में काली मिट्टी की प्रधानता है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों से बनती है। पलामू में पीली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड में लेटेराइट मिट्टी का मुख्य पाट क्षेत्र में और राजमहल क्षेत्र व पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। हजारीबाग तथा कोडरमा के अबरख पट्टी वाले क्षेत्र में अबरख प्रधान मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। चलिए आगे देखिए। झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से साहेबगंज व पाकुड़ क्षेत्रों में हुआ है। झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से साहेबगंज व पाकुड़ क्षेत्रों में हुआ है। झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से साहेबगंज व पाकुड़ क्षेत्र में हुआ है। झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से साहेबगंज व पाकुड़ क्षेत्र में हुआ है। झारखंड में पश्चिम सिंहभूम भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला हजारीबाग है। झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला हजारीबाग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है दोस्तों झारखंड की मिट्टियाँ टेबल में। ठीक है, इसको टेबल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला मिट्टी है बलथर मिट्टी। ठीक है, बलथर मिट्टी जो है इसका क्षेत्र है राजमहल श्रेणी के निकट। बलथर मिट्टी राजमहल श्रेणी के निकट। विशेषता है पीलापन लिए हुए लाल रंग, अम्लीय रेत व कंकड़ और इसमें क्या है युक्त कम उर्वर। ठीक है, देखिए बलथर मिट्टी राजमहल श्रेणी के निकट वाले क्षेत्र में पाया जाता है। पीलापन इसमें है, लाल रंग है, अम्लीय है और रेत व कंकड़ युक्त है और कम उर्वर है। बलथर मिट्टी जो है राजमहल श्रेणी क्षेत्र में पाया जाता है। पीलापन है, लाल रंग है, अम्लीय है, रेत व कंकड़ युक्त पाया जाता है ये, और कम उर्वर है। ठीक है, आगे देखिए लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है झारखंड में। क्षेत्र है छोटा नागपुर पठार, रांची, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह। लाल मिट्टी क्षेत्र है
छोटा नागपुर पठार, रांची, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह। लाल रंग लौहयुक्त, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी व कंकड़ युक्त। लाल रंग लौहयुक्त, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी व कंकड़ युक्त। लाल मिट्टी झारखंड में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। इसका क्षेत्र है छोटा नागपुर पठार, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह। लाल रंग लौहयुक्त, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी व कंकड़ युक्त मिट्टी है। आगे है काली मिट्टी। काली मिट्टी राजमहल श्रेणी में पाया जाता है संस्थाल परगना में। काली मिट्टी राजमहल श्रेणी में पाया जाता है संस्थाल परगना में। विशेषता है लावा युक्त, लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम युक्त उर्वर इत्यादि। काली मिट्टी जो है राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है संस्थाल परगना में। लावा युक्त, लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम युक्त और उर्वर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है लेटेराइट मिट्टी। कौन है? तो लेटेराइट मिट्टी। देखिए यह जो है वह रांची, पलामू और संस्थाल परगना वाला इलाका में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी रांची, पलामू व संस्थाल परगना वाला क्षेत्र में पाया जाता है। लाल रंग इसका है, कंकड़ ढीली है, अम्लीय है और एल्यूमिनियम पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और मैग्नीज ऑक्साइड पाया जाता है। चलिए आगे है झारखंड की कृषि। क्या है? झारखंड की कृषि। देखिए झारखंड की लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि है। झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि है और झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी कृषि है। झारखंड की 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। झारखंड की 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। झारखंड की 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। झारखंड में कृषि कार्य में 23% भूमि का उपयोग होता है। झारखंड में कृषि कार्य में 23% भूमि का उपयोग होता है। झारखंड में कृषि कार्य में 23% भूमि का उपयोग होता है। झारखंड में कृषि कार्य में 23% भूमि का उपयोग होता है। झारखंड की 75% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। झारखंड की 75% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। झारखंड की 75% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि है और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी कृषि है। 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। 23% भूमि का उपयोग कृषि कार्य में होता है और 75% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। चलिए आगे देखिए। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 45% है। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 45% है। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 45% है। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 45% है। झारखंड में खरीफ, रबी, जायद फसलें उगाई जाती है। झारखंड में खरीफ, रबी, जायद फसलें उगाई जाती है। झारखंड में 46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता है। झारखंड में 46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता है। झारखंड में 46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता है। झारखंड में वर्तमान में खाद्यान्न उत्पादन 22 लाख मीट्रिक टन है। झारखंड में खाद्यान्न का जो उत्पादन है वर्तमान में वो 22 लाख मीट्रिक टन है। झारखंड में वर्तमान में खाद्यान्न उत्पादन 22 लाख मीट्रिक टन है। झारखंड की मुख्य फसल धान है। झारखंड की मुख्य फसल धान है। झारखंड की मुख्य फसल धान है। झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पर धान की फसल बोई जाती है। झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पर धान की फसल बोई जाती है। झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पर क्या पाया जाता है? तो धान की फसल जो है वो बोई जाती है।
झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पर धान की फसल बोई जाती है। झारखंड में धान उत्पादन क्षमता 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। झारखंड में धान उत्पादन क्षमता 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। झारखंड में धान उत्पादन की क्षमता 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। उत्पादकता की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल मक्का है। उत्पादकता की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल मक्का है। उत्पादकता की दृष्टि से झारखंड में दूसरी प्रमुख फसल मक्का है। उत्पादकता की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल क्या है? तो मक्का है। झारखंड में मक्का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होती है। झारखंड में मक्का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। झारखंड में मक्का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। और झारखंड में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन पलामू में होता है। झारखंड में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। झारखंड में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। देखिए, वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का परसेंट 45% है। यहाँ पास जायद, रबी, खरीफ फसल होते हैं। 46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता झारखंड में है, लेकिन 22 लाख मीट्रिक टन ही उत्पादन होता है। मुख्य फसल धान है। सर्वाधिक क्षेत्रफल धान ही पर उगाया जाता है और धान उत्पादन क्षमता 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। और उत्पादकता की दृष्टि से झारखंड दूसरी प्रमुख फसल जो है मक्का है। सबसे ज़्यादा मक्का जो है पलामू में होता है और सबसे ज़्यादा गेहूं जो है वो भी पलामू में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। झारखंड में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। झारखंड में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। झारखंड में ज्वार का मुख्य उत्पादक जिला हजारीबाग है। झारखंड में ज्वार का मुख्य उत्पादक जिला हजारीबाग है। झारखंड में ज्वार का मुख्य उत्पादक जिला हजारीबाग है। झारखंड में बाजरा का मुख्य उत्पादक जिला हजारीबाग है। झारखंड में बाजरा का मुख्य उत्पादक जिला हजारीबाग है। झारखंड में बाजरा का मुख्य उत्पादक जिला हजारीबाग है। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को मेस्टा कहा जाता है। जूट की भांति झारखंड में उत्पादित रेशों को मेस्टा कहा जाता है। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को मेस्टा कहा जाता है। आलू के उत्पादन में हजारीबाग जिला अग्रणी है। आलू के उत्पादन में झारखंड में हजारीबाग जिला अग्रणी है। आलू के उत्पादन में झारखंड में हजारीबाग जिला अग्रणी है। झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। झारखंड में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। झारखंड में ज्वार का जो मुख्य उत्पादक जिला है वो हजारीबाग है। बाजरा का भी मुख्य उत्पादक जिला है हजारीबाग। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को मेस्टा कहा जाता है। आलू के उत्पादन में झारखंड का हजारीबाग जिला अग्रणी है। झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। चलिए आगे देखिए। आगे है दोस्तों झारखंड की सिंचाई व्यवस्था। चलिए देखिए, झारखंड के कुल जल संसाधन का 82.7% भाग सतही जल से संबंधित है। झारखंड का कुल जल संसाधन झारखंड का कुल जल संसाधन का 82.7% भाग सतही जल से संबंधित है। झारखंड के
कुल जल संसाधन का 82.7% भाग सतही जल से संबंधित है। झारखंड के कुल जल संसाधन का 17.3% भाग भूमिगत जल से संबंधित है। झारखंड के कुल जल संसाधन का 17.3% भाग भूमिगत जल से संबंधित है। झारखंड के कुल जल संसाधन का 17.3% भाग भूमिगत जल से संबंधित है। आगे देखिए, झारखंड के कुल सिंचित भूमि के 58.3% भाग सतही जल द्वारा सिंचित है। झारखंड के कुल सिंचित भूमि के 58.3% भाग सतही जल द्वारा सिंचित है। झारखंड के कुल सिंचित भूमि के 58.3% भाग सतही जल द्वारा सिंचित है। झारखंड के सिंचित भूमि के 41.7% भाग पर भूमिगत जल द्वारा सिंचित है। झारखंड के सिंचित भूमि के 41.7% भाग पर भूमिगत जल द्वारा सिंचित है। झारखंड की सिंचित भूमि के लगभग 40% भाग जो है ना वो भूमिगत जल से, और 60% भाग सतही जल से, 40% भाग भूमिगत जल से। ठीक है, चलिए आगे है। झारखंड में 13% कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। झारखंड में 13% कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। झारखंड में 13% कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। झारखंड की कुल जल संसाधन का 82.7% भाग सतही जल द्वारा सिंचित है। झारखंड के कुल जल संसाधन का 17.3% भाग भूमिगत जल द्वारा सिंचित है। झारखंड में कुल सिंचित भूमि का 60% सतही जल से और 40% भूमिगत जल से। झारखंड में 13% कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं है। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं है। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं है। कुआं से झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई होती है। कुआं से झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई होती है। कुआं से झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई होती है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के 29.5% भाग कुआं द्वारा सिंचित की जाती है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के 29.5% भाग कुआं द्वारा सिंचित की जाती है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के 29.5% भाग कुआं द्वारा सिंचित की जाती है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के 18.8% भाग पर तालाब द्वारा सिंचित की जाती है। झारखंड के 18.8% भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई होता है। झारखंड के सिंचित क्षेत्र के 18.8% भाग पर तालाब द्वारा सिंचित होता है। 17.13% भाग पर नहर द्वारा, 17% भूमि पर नहर द्वारा, 17% भूमि पर सिंचाई नहर द्वारा होता है। झारखंड में 13% कृषि भूमि सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं है। कुआं द्वारा झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सिंचित क्षेत्र में कुआं द्वारा सिंचाई का परसेंट है 29.5। 18.8 सिंचित भूभाग पर तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। 17.13% भाग पर नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। आगे है, झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र के 8.4% भाग को नलकूप द्वारा सिंचाई किया जाता है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के 8.4% भाग को नलकूप द्वारा सिंचित की जाती है। ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार फिर से। 29% कुआं द्वारा, 18% तालाब द्वारा, 17% नहर द्वारा, 8% नलकूप द्वारा। 29% जो है वो कुआं द्वारा, 18% तालाब द्वारा, 17% नहर द्वारा, 8% नलकूप द्वारा। 29 सिंचाई जो है वो कुआं द्वारा, 18 तालाब द्वारा, 17 नहर द्वारा और 8% नलकूप द्वारा। आगे देखिए, आगे है कि झारखंड के गुमला जिले में कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है। झारखंड के गुमला जिले में कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है। झारखंड के गुमला जिले में कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है।
झारखंड के देवघर जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है। झारखंड के देवघर जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है। झारखंड के देवघर जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में होता है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में होता है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में होता है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में होता है। नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई लोहरदगा जिले में होता है। नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई लोहरदगा जिले में होता है। नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई लोहरदगा जिले में होता है। देखिए, कुआं द्वारा गुमला में, तालाब द्वारा देवघर में और नहर द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में और नलकूप द्वारा लोहरदगा में। ठीक, चलिए आगे देखिए। झारखंड में 8 बृहद सिंचाई परियोजना है। झारखंड में 8 बृहद सिंचाई परियोजना है। झारखंड में 8 बृहद सिंचाई परियोजना है। झारखंड में 886 मध्यम सिंचाई परियोजना लागू है। झारखंड में 886 मध्यम सिंचाई परियोजना लागू है। झारखंड में 886 मध्यम सिंचाई परियोजना लागू है। केंद्र सरकार द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड की 2 योजना को चिन्हित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड की 2 योजनाओं को चिन्हित किया गया है। स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट उत्तर कोयल जलाशय, अजय बराज और कोनार डायवर्सन परियोजना का प्रारंभ 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट उत्तर कोयल जलाशय, अजय बराज एवं कोनार डायवर्सन परियोजना का प्रारंभ 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट उत्तर कोयल जलाशय, अजय बराज और कोनार डायवर्सन परियोजना का प्रारंभ 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। पुनासी एवं औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। पुनासी एवं औरंगा जलाशय परियोजना का शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। पुनासी और औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। देखिए, झारखंड में 8 बृहद सिंचाई परियोजना है और 886 मध्यम सिंचाई परियोजना है। केंद्र सरकार द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी CADWM कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड के 2 योजना को चिन्हित किया गया है। स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट उत्तर कोयल जलाशय, अजय बराज एवं कोनार डायवर्सन परियोजना का प्रारंभ 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ और पुनासी और औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। चलिए आगे देखिए। आगे है झारखंड में वन संसाधन। झारखंड में वन संसाधन। झारखंड में कुल वन का क्षेत्र 23,478 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड में कुल वन का क्षेत्र 23,478 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड में कुल वन का क्षेत्रफल 23,478 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत 29.45% है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत 29.45% है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत 29.45% है। भारत के कुल वनों का लगभग 3.4% हिस्सा झारखंड में है। भारत के कुल वनों का 3.4% हिस्सा झारखंड में है। भारत में कुल वनों का लगभग 3.4% हिस्सा झारखंड में मिलता है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन 0.8 हेक्टेयर है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन 0.8 हेक्टेयर है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन 0.8 हेक्टेयर है। झारखंड के कुल वनों का 81.27% सुरक्षित वन है। झारखंड में कुल वनों का 81.27% सुरक्षित वन है। झारखंड में 81.27% सुरक्षित वन है। झारखंड में कुल वनों का 18.58% आरक्षित है। 18.58 आरक्षित। 18.58 आरक्षित।
0.14% अवर्गीकृत वन है। 0.14% अवर्गीकृत वन है। 0.14% अवर्गीकृत वन है। चलिए फिर से इसको रिकॉल करते हैं। देखिए, झारखंड में कुल वन का क्षेत्रफल 23,478 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत 29.45% है। भारत के कुल वनों का लगभग 3.4% हिस्सा झारखंड में मिलता है। झारखंड प्रति व्यक्ति वन 0.8 हेक्टेयर है। झारखंड के कुल वनों का 81.27% सुरक्षित वन है और 18.58% आरक्षित वन है और 0.14% अवर्गीकृत वन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला चतरा है प्रतिशत की दृष्टि से। ठीक है, झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला प्रतिशत की दृष्टि से चतरा है। झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला प्रतिशत की दृष्टि से चतरा है। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला धनबाद है प्रतिष्ठा की दृष्टि से। झारखंड में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला प्रतिष्ठा की दृष्टि से धनबाद है। झारखंड में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला प्रतिशत की दृष्टि से धनबाद है। चतरा जिले में 50% भूभाग पर वन है। चतरा जिले में 50% भूभाग पर वन है। चतरा जिले में 50% भूभाग पर वन है। झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन शामिल है। झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन शामिल है। झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ठीक, झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष साल है। झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष क्या है? साल। आगे है, साल वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। साल वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। साल वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। देखिए, झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला परसेंट के हिसाब से चतरा है और सबसे कम परसेंट के हिसाब से जंगल धनबाद में है। 50% भाग पर लगभग चतरा में वन है। झारखंड के वनस्पति प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन शामिल है। झारखंड की सबसे प्रमुख वृक्ष साल है। साल वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सिंहभूम, संथाल परगना के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सिंहभूम, संथाल परगना के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सिंहभूम, संथाल परगना क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि पलामू, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा के क्षेत्रों में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। पलामू, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा के क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। पलामू, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा के क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। भारत के कुल तसर उत्पादन का 60% भाग झारखंड में होता है। भारत के कुल तसर उत्पादन का 60% भाग जंगल में झारखंड में उत्पादित होता है। भारत के कुल तसर उत्पादन का 60% भाग झारखंड में उत्पादित होता है। भारत के कुल लाह उत्पादन का 50% भाग झारखंड में होता है। भारत के कुल लाह उत्पादन का 50% भाग झारखंड में उत्पादित होता है। 60% तसर और 50% लाह। ठीक है, भारत में लाह का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। भारत में लाह का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। झारखंड में खूंटी जिला सर्वाधिक लाह उत्पादन करता है। झारखंड में खूंटी जिला सर्वाधिक लाह उत्पादन करता है।
झारखंड में सर्वाधिक खूंटी जिला लाह उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। देखिए, झारखंड में कुल 11 वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित है। झारखंड में कुल 11 वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित है। झारखंड में कुल 11 वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित है। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 में हुई थी। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 में हुई थी। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 में हुई थी। बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिला में स्थित है। बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिला में स्थित है। बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिला में स्थित है। बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिला में है। देखिए, झारखंड में कुल 11 वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित है। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 में हुआ था। बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिला में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि बेतला नेशनल पार्क बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बेतला नेशनल पार्क बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बेतला नेशनल पार्क बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बेतला का संक्षिप्त रूप है बायसन एलिफेंट टाइगर लेपर्ड एक्सिस। ठीक है, बेतला का फुल फॉर्म है बायसन एलिफेंट टाइगर लेपर्ड एक्सिस। बायसन एलिफेंट टाइगर लेपर्ड एक्सिस। बायसन एलिफेंट टाइगर लेपर्ड एक्सिस। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना 1932 में बेतला में कराई गई। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना 1932 में बेतला में कराई गई। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना 1932 में बेतला में कराई गई। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना 1932 में बेतला में कराई गई। आगे है, विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के पलामू बाघ परियोजना क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है। विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के पलामू बाघ परियोजना क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा बेतला नेशनल पार्क में बाघ परियोजना चलाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा बेतला नेशनल पार्क में बाघ परियोजना चलाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा बेतला नेशनल पार्क में बाघ परियोजना चलाई जा रही है। देखिए, बेतला नेशनल पार्क बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बेतला का फुल फॉर्म है बायसन एलिफेंट टाइगर लेपर्ड एक्सिस। विश्व का सर्वप्रथम बाघों की गिनती 1932 में बेतला में कराई गई थी। विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के पलामू बाघ परियोजना क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा बेतला नेशनल पार्क में बाघ परियोजना चलाई जा रही है। झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान पलामू अभयारण्य है। झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान जो है वो पलामू अभयारण्य है। झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? तो पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य लातेहार जिला में है। पलामू अभयारण्य लातेहार जिला में है। पलामू अभयारण्य लातेहार जिला में है। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1974 में किया गया था। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1974 में किया गया था। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1974 में किया गया था। हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना 1976 में किया गया था। हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना 1976 में किया गया था।
हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना 1976 में किया गया था। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग जिले में स्थित है। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग जिले में स्थित है। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग जिले में स्थित है। महुआ डाँड़ अभयारण्य ये भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है। महुआ डाँड़ अभयारण्य भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है। महुआ डाँड़ अभयारण्य भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है। महुआ डाँड़ भेड़िया अभयारण्य की स्थापना 1976 में हुआ था। महुआ डाँड़ अभयारण्य की स्थापना 1976 में हुआ था। महुआ डाँड़ अभयारण्य की स्थापना 1976 में और बेतला राष्ट्रीय पार्क का 1986 में। महुआ डाँड़ भेड़िया अभयारण्य लातेहार जिला में है। कहाँ है? लातेहार जिला में है। दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम जिला में है। दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम जिला में है। दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम जिला में है। दलमा अभयारण्य 1976 में स्थापित किया गया था। दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम जिला 1976 में स्थापित किया गया था। दलमा अभयारण्य 1976 में स्थापित किया गया था। दलमा अभयारण्य में हाथी की बहुलता पाई जाती है। दलमा अभयारण्य में हाथी की बहुलता पाई जाती है। दलमा अभयारण्य में हाथी की बहुलता पाई जाती है। दलमा अभयारण्य में हाथी की बहुलता पाई जाती है। झारखंड के दलमा अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है। झारखंड के दलमा अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है। झारखंड के दलमा अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है। तोपचांची अभयारण्य धनबाद जिले में अवस्थित है। तोपचांची अभयारण्य धनबाद जिले में अवस्थित है। तोपचांची अभयारण्य धनबाद जिले में अवस्थित है। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, हजारीबाग अभयारण्य जो है वो हजारीबाग में है। ठीक है, और पलामू प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1974 में हुआ था। हजारीबाग अभयारण्य का 1976 में हुआ था। और हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग जिले में है। और महुआ डाँड़ भेड़िया अभयारण्य भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है। ये लातेहार जिला में है। 1976 में स्थापित किया गया था। दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। 1976 में स्थापित किया गया था। दलमा अभयारण्य में क्या है? तो हाथी की बहुलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, झारखंड के दलमा अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है। झारखंड के दलमा अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है। आगे देखिए, तोपचांची अभयारण्य धनबाद जिला में अवस्थित है। तोपचांची अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील हरी पहाड़ी स्थित है। तोपचांची अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील हरी पहाड़ी स्थित है। तोपचांची अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील हरी पहाड़ी स्थित है। लावालौंग अभयारण्य चतरा जिला में स्थित है। लावालौंग अभयारण्य चतरा जिले में है। लावालौंग अभयारण्य चतरा जिले में है। लावालौंग अभयारण्य 1978 में स्थापित हुआ था। लावालौंग अभयारण्य 1978 में स्थापित हुआ था। लावालौंग अभयारण्य 1978 में स्थापित हुआ था। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा में है। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा में है। कोडरमा अभयारण्य 1985 में स्थापित हुआ था। कोडरमा अभयारण्य 1985 में स्थापित हुआ था। कोडरमा अभयारण्य 1985 में अवस्थित हुआ था। पालकोट आश्रयानी गुमला जिले में है। पालकोट आश्रयानी गुमला जिले में है। पालकोट आश्रयानी गुमला जिले में है। पालकोट अभयारण्य की स्थापना 1990 में हुआ था। पालकोट अभयारण्य की स्थापना 1990 में हुआ था। पालकोट अभयारण्य की स्थापना 1990 में हुआ था। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह जिला में है। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह जिला में है। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह जिला में है। पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना 1981 में हुआ था। पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना 1981 में हुआ था। पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना 1981 में हुआ था। उधवा झील पक्षी बिहार साहेबगंज जिले में स्थित है। उधवा झील पक्षी बिहार साहेबगंज जिला में स्थित है। उधवा झील पक्षी बिहार साहेबगंज जिला में स्थित है। झारखंड में दलमा अभयारण्य हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। तोपचांची अभयारण्य धनबाद में है। तोपचांची अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील जिसका नाम है हरी पहाड़ी। लावालौंग अभयारण्य चतरा जिला में है। लावालौंग अभयारण्य की स्थापना 1978 में हुआ था। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा जिला में है। स्थापना 1985 में हुआ था। पालकोट आश्रयानी गुमला जिले में है। ठीक है, पालकोट आश्रयानी अभयारण्य का स्थापना हुआ था 1990 में। और पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह जिला में है। पारसनाथ अभयारण्य 1981 में स्थापित किया गया था। कब? पारसनाथ अभयारण्य 1981 में स्थापित किया गया था। उधवा झील पक्षी बिहार साहेबगंज जिला में है। उधवा झील पक्षी बिहार साहेबगंज जिला में है। आगे देखिए,
उधवा झील पक्षी विहार 1991 में स्थापित हुआ था। उधवा झील पक्षी विहार स्थापना 1991 में हुआ था। उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना 1991 में हुआ था। उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना 1991 में हुआ था। राजमहल जीवाश्म अभयारण्य साहेबगंज जिला में अवस्थित है। राजमहल जीवाश्म अभयारण्य साहेबगंज जिला में स्थित है। राजमहल जीवाश्म अभयारण्य साहेबगंज जिला में अवस्थित है। राजमहल जीवाश्म अभयारण्य साहेबगंज जिला में अवस्थित है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी रांची में है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी रांची में है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी रांची में है। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 में हुआ था। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 में हुआ था। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 में हुआ था। बिरसा मृग विहार काली माटी खूंटी में अवस्थित है। बिरसा मृग विहार काली माटी खूंटी में अवस्थित है। बिरसा मृग विहार काली माटी खूंटी में अवस्थित है। आगे है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मुट्टा रांची में अवस्थित है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मुट्टा रांची में अवस्थित है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मुट्टा रांची में अवस्थित है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में है। जुबली पार्क जमशेदपुर में, जुबली पार्क जमशेदपुर में है। जुबली पार्क जमशेदपुर में है। नक्षत्र वन एवं सिद्धू कान्हू पार्क रांची में है। नक्षत्र वन एवं सिद्धू कान्हू पार्क रांची में है। नक्षत्र वन एवं सिद्धू कान्हू पार्क रांची में है। दलमा अभयारण्य के बीचों बीच स्थित बिहंग राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहार है। दलमा अभयारण्य के बीचों बीच बिहंग राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहार है। चलिए रिवाइज करते हैं इसको, देखिए। उधवा झील पक्षी विहार 1991 में स्थापित हुआ। राजमहल जीवाश्म अभयारण्य साहेबगंज जिला में अवस्थित है। बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची में है। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 में हुआ। बिरसा मृग विहार काली माटी खूंटी में अवस्थित है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मुट्टा रांची में अवस्थित है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में अवस्थित है। जुबली पार्क जमशेदपुर में अवस्थित है। नक्षत्र वन और सिद्धू कान्हू पार्क रांची में है। और दालमा अभयारण्य के बीचों बीच बिहंग राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहार है। दालमा अभयारण्य के बीचों बीच बिहंग जो है वो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहार है। चलिए आगे देखिए। आगे है टेबल में है प्रमुख अभयारण्य। ठीक है, टेबल बनाया गया है, तो चलिए याद करते हैं। एक साइड अभयारण्य का नाम, एक साइड जिला, स्थापना और प्रमुख वन्य जीव। ठीक है, देखिए। पलामू अभयारण्य लातेहार 1976 हाथी सांभर। पलामू अभयारण्य लातेहार 1976 हाथी सांभर के लिए प्रमुख है। पलामू अभयारण्य लातेहार 1976 हाथी सांभर। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग 1976 तेंदुआ हिरन सांभर। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग 1976 तेंदुआ हिरन सांभर। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य लातेहार 1976 भेड़िया हिरन। महुआ डांड अभयारण्य लातेहार 1976 भेड़िया और हिरन। दालमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम 1976 हाथी तेंदुआ हिरन। दालमा अभयारण्य 1976 पूर्वी सिंहभूम हाथी तेंदुआ हिरन। गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा 1976 चीतल सांभर नीलगाय। गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा 1976 चीतल सांभर नीलगाय। तोपचाची अभयारण्य धनबाद 1978। सबसे पहले देखिए 76 में कौन कौन है। पलामू अभयारण्य, हजारीबाग अभयारण्य, मड़ुआ डांड भेड़िया अभयारण्य और दालमा अभयारण्य और गौतम बुद्ध अभयारण्य, ये सब 1976 में स्थापित हुआ था। पलामू अभयारण्य लातेहार में, हजारीबाग में, महुआ डांड अभयारण्य लातेहार में और दालमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में, गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा में और तोपचाची अभयारण्य जो है धनबाद में। ठीक है, गौतम बुद्ध वाला 1976 में ही और तोपचाची अभयारण्य धनबाद 1978 में। तेंदुआ हिरन जंगली भालू के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, आगे है लावालंग अभयारण्य चतरा में 1978 बाघ तेंदुआ नीलगाय हिरन। लावालंग अभयारण्य चतरा में 1978 बाघ तेंदुआ नीलगाय हिरन। लावालंग अभयारण्य चतरा में 1978 बाघ तेंदुआ नीलगाय हिरन।
पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह जिला 1981 तेंदुआ सांभर हिरन नीलगाय। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह जिला 1981। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह जिला 1981। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा 1985 तेंदुआ सांभर हिरन। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा 1985 तेंदुआ सांभर हिरन। और आगे है पालकोट अभयारण्य गुमला 1990 तेंदुआ जंगली भालू। पालकोट अभयारण्य 1990 गुमला। उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज 1991। उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज 1991। उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज 1991। ठीक है, आगे देखिए, आगे है झारखंड के प्रमुख पक्षी विहार। झारखंड की प्रमुख पक्षी विहार तिलैया पक्षी विहार कोडरमा, तेनूघाट पक्षी विहार बोकारो, चंदपुरा पक्षी विहार बोकारो। तिलैया पक्षी विहार कोडरमा, तेनूघाट पक्षी विहार बोकारो, चंदपुरा पक्षी विहार कोडरमा। ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां। ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां। ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां। उधवा पक्षी विहार साहेबगंज। उधवा पक्षी विहार साहेबगंज। और बिहंग पक्षी विहार पूर्वी सिंहभूम। बिहंग पक्षी विहार पूर्वी सिंहभूम। बिहंग पक्षी विहार पूर्वी सिंहभूम। तिलैया पक्षी विहार कोडरमा, तेनूघाट और चंद्रपुरा बोकारो। ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां। उधवा पक्षी विहार साहेबगंज और बिहंग पक्षी विहार पूर्वी सिंहभूम। आगे है झारखंड की जैविक उद्यान। देखिए, बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी रांची 1994। बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी रांची 1994। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो पर्यटन स्थल के लिए ये प्रसिद्ध है। पर्यटन स्थल के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। मगर प्रजनन केंद्र मुट्टा 1987 और बिरसा मृग विहार कालामाटी सांभर व चीतल के लिए संरक्षण है। ये खूंटी में है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।